आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के विज्ञान के भौतिकी खंड का अंतिम अध्याय ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सवाल पर बात करते हैं। सबसे पहले सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में सवाल क्या बताने का प्रयास कर रहा है। ये सारे सवाल भारती भवन के पुस्तक से लिए गए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मानक सवाल है। चलिए पहला सवाल देख रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा और ईंधन। आपको मालूम है कार्य करने की क्षमता यानी आपके पास जो कैपेसिटी है कोई काम करने का, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या चीज़ से कौन सा शब्दों से निरूपित करते हैं, तो वह है ऊर्जा। वो क्या है विद्यार्थी? ऊर्जा। ऑप्शन क। अगला सवाल देखेंगे। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कौन ऐसा पदार्थ है, इस सवाल को पहले समझिए, कौन ऐसा पदार्थ है या उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिसे जलाने पर क्या हो सके, ऊष्मा उत्पन्न हो सके। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ईंधन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन। ध्यान में रखिएगा कि ईंधन उस पदार्थ को कहते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखेंगे। हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन तो यही है। हाँ, हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, सवाल यह है। ऑप्शन है ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, ऊर्जा आयोग की दक्षता सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, ग में है क और ख दोनों। देखिए, और इनमें से कोई उपाय इसका नहीं है। तो ध्यान से पहले आप इसको समझेंगे। हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मतलब इसका यह हुआ कि हम लोग जो ऊर्जा की ज़रूरत है, जैसे खाना बनाने के लिए हो गया या खाने के लिए हो गया या बिजली के लिए हो गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसकी दक्षता सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसा ये भी सही है। हम लोग दक्षता सुधारने का मतलब लकड़ी की जगह पर गैस का प्रयोग करते हैं कि जल्दी खाना बन जाएगा और स्वच्छ भी है, ये भी समझ गए। और ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। नए स्रोत का मतलब शुरू में तो गैस नहीं था, लेकिन गैस के आने से खाना शीघ्र बनने लगा। जब मन कर रहा है तब आदमी बना ले रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, क और ख दोनों सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, एक और बात आप मेरा सलाह मानेंगे। आप जैसे उत्तर मैं बता रहा हूँ तो आप पहले वीडियो को रुकवा दीजिए, ठीक है, और खुद आप उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, उसके बाद आप मिलाइए कि आप कितना सही दे पाए और गलत दे पाए। अगला देखिए। ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर है। ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर है क्या चीज़ पर है? स्रोत के ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता एवं लागत पर। बिल्कुल सही है कि जहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, जहाँ से ऊर्जा आ रहा है वो आसानी से आए और कम कीमत हो, लागत की बात हो रही है। स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता पर यानी टेक्नोलॉजी पर। तो स्वाभाविक हम लोगों ने जो कितने सारे जीवाश्म ईंधन को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको और बेहतर बनाया है, उसकी दक्षता में सुधार किया है। स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कारकों पर। बिल्कुल सही है। हम लोग ऐसे ऊर्जा स्रोतों का चयन करते समय ध्यान रखते हैं कि जो ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न ना करें। तो चयन पर भी निर्भर है, सुगमता पर भी निर्भर है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर है, जिसकी हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसकी दक्षता में और सुधार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। बिल्कुल सही है। आगे देखिए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन में समझ लो कि लकड़ी, पेड़ पौधे से जो ऊर्जा आ रहा है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब मुख्य रूप से ऊर्जा कहाँ से लिया है? नाभिकीय संलयन से, चंद्रमा से। चंद्रमा से तो बिल्कुल गलत ही है। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य से। ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी पर अधिकांश ऊर्जा के स्रोत का कारण सूर्य ही है। बहुत सारी जितने अधिकांश आपको ऊर्जा जो दिखाई दे रहा है उसमें सूर्य का योगदान है। आगे देखिए।
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या मतलब इसका यह हुआ कि वह कौन सी मशीन है, वह कौन सी मशीन है जो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे क्या कर देता है, विद्युत में बदल देता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? सौर सेल है कि सौर कुकर है कि कौन? नहीं, तो इसमें का उत्तर सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे आप, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी कार्बन, सिलिकॉन, कॉर्क और दोनों। 7 नंबर में सवाल की बात कर रहा हूँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिलिकॉन कितना नंबर तत्व है, अभी बता दीजिए। चलिए इसके मैं सिंबल आपको बता दे रहा हूँ, SI। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए। अगला, निम्न में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, तो ये देखिएगा आप, इसमें इसका उत्तर आप देखिए, इन 8 नंबर सवाल में इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब वैसा ऊर्जा स्रोत जिसको बार बार प्रयोग किया जाए तभी वो समाप्त ना हो, प्रदूषण ना के बराबर उत्पन्न करता है या बहुत कम करता है, वो नवीकरणीय स्रोत होता है। तो कोयला जलाएंगे तो ख़त्म हो ही जाएगा, जो इसका मात्रा है वो तो सीमित है। पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाता है, दोबारा उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सूर्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि यह असीमित है। ठीक है, अगला देखेंगे आप, अगला सवाल है, इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय डायरेक्ट आप बता सकते हैं। 9 नंबर का उत्तर दीजिए, 9 नंबर का उत्तर दीजिए, 9 नंबर का। तो सूर्य, बहता पानी या पवन, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम, वो समाप्त होने वाला है, जिसे अनवीकरणीय कहेंगे। 10 नंबर सवाल है विद्यार्थी, 10 नंबर सवाल, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या कोयला? इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। आप मुझे मैं ही बता दे रहा हूँ कि 75% बायोगैस में, यानी गोबर गैस, बायोगैस बोलो या गोबर गैस बोलो या जैव गैस बोलो, दोनों सब सही है। बायोगैस बोलो, गोबर गैस बोलो या जैव गैस बोलो, याद रखिए NCERT में डायरेक्ट दिया है कि इसमें 75% मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि गोबर गैस भी आएगा तो ही आप दीजिएगा, और जैव गैस भी आएगा तो सेम ही आंसर होगा। ठीक है, अगला 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, एक बहुत भारी नाभिक टूट कर 2 हल्का हल्का नाभिक बना रहा है, टूट रहा है मतलब विखंडित हो रहा है। क्या हो रहा है? विखंडित हो रहा है, आप ध्यान में रखिएगा, टूटता है यानी विखंडित हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज जब 12 नंबर सवाल देखिए, जब 2 हल्के नाभिकों को जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात जान लीजिए कि नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर दो भाई है, अगर दोनों जुड़कर काम करेगा तो ज़्यादा ऊर्जा देता है, ये काम क्या होता है? नाभिकीय संलयन है। लेकिन वही जब टूट कर अलग अलग कार्य करता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है कि नाभिकीय विखंडन में। तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? नाभिकीय संलयन में। बहुत सारे कारणों से नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है यूरेनियम का या अन्य किसी तत्व का, वो हानिकारक होता है, उसको क्या कर सकते हैं? उपचारित करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। अगला देखिए, सूर्य और तारों में ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत है, तो ध्यान में रखिएगा कि सूर्य और तारों में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य और तारों में, जिसके कारण उसमें विपुल मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसका उत्तर हो जाना चाहिए विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाना चाहिए 13 का ख। ठीक है, एक और सवाल है इसमें, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है? मतलब हाई टेम्परेचर पर नाभिकीय विखंडन के नाभिकीय संलयन। तो याद रखेंगे आप, नाभिकीय संलयन को ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है, विखंडन में ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है,
नाभिकीय संलयन। अगला है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? 15 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है, अब इसे हल्का में नहीं लेंगे, ठीक है। भारी सवाल देखकर हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। ये तो सही लग रहा है जी, ये तो सही ही है, ठीक है। जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है। जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है, तो ये भी जो जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है, यही गलत है, यही गलत है। अब देख लीजिए कैसे कि बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण अनावश्यक, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो बायोगैस में हम लोग गोबर और अनअपशिष्ट पदार्थों को जो सपाचित्र होता है उसमें बंद करते हैं, तो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही सड़ते या गलते हैं, और उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं रहती है। तो सही है, इस बात ही बोल रहे हैं कि बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण अनाक्षित सूक्ष्मजीव जो रहा होता है। अनाक्षित सूक्ष्मजीव कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि वैसा सूक्ष्मजीव जो ऑक्सीजन के अभाव में जीवित रह सके। यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब मंद गतिमान न्यूट्रॉन बमवर्षण उस पर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि यूरेनियम को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें भी गलत चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे पहले हम। अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों को आपस में संलयन हो सकता है, तो संलयन की अभिक्रिया अधिक उच्च ताप पर होती है, ये सही है, ये तो सही है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से ही प्राप्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि अधिकांश जितना सारे ऊर्जा स्रोत है वो सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। सौर सेल बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, याद रखेंगे। पवन ऊर्जा मुख्यतः गतिज ऊर्जा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा रहेगा तभी पवन ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू। पूरा